आज हम बात करें रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। ये किताब ना एक बड़े सवाल को उठाती है कि भाई कुछ लोग तो आराम से अमीर बन जाते और कुछ लोग अच्छी खासी सैलरी के बाद भी स्ट्रगल करते रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे को लेकर हमारी बेसिक समझ ही गलत हो? बिल्कुल। ये किताब असल में ना दो पिताओं की सोच का एक तरह से टकराव दिखाती है। एक वो जो बिल्कुल ट्रेडिशनल रास्ते पे चले और दूसरे वो जिन्होंने अपना रास्ता बनाया, और यहीं से ना पैसों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। हाँ, जैसे कियोसाकी बताते हैं उनके अपने पिता पुअर डैड, हाईली एजुकेटेड, अच्छी सरकारी नौकरी, पर पैसों की तंगी हमेशा रही। उनकी सलाह क्या थी? वही जो हम सब सुनते आए हैं, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, सिक्योर जॉब ढूंढो, मेहनत करो, पैसा बचाओ। जानी पहचानी सी बातें है ना? बिल्कुल। ये ज्यादातर घरों में यही सिखाया जाता है। लेकिन फिर आते हैं रिच डैड। वो उनके दोस्त के पिता थे, पढ़े लिखे भी कम थे, शायद 8वीं पास, पर हवाई के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। और उनकी सलाह एकदम उल्टी। अच्छा, क्या कहते थे वो? उनका कहना था, भाई नौकरी खोजने से अच्छा है संपत्ति यानी असेट्स बनाओ। पहले ये समझो कि पैसा काम कैसे करता है और फिर पैसे से अपने लिए काम करवाओ। सारा खेल यही है। बात ये नहीं कि कमाया कितना, बात ये है कि रखा कितना और उस पैसे को बढ़ाया कैसे। और कियोसाकी कहते हैं कि ये जो पुअर डैड वाला रास्ता है ना, वो अक्सर हमें एक रैट रेस में फंसा देता है। चूहे की दौड़। आप कमाते हैं, सैलरी बढ़ती है, पर साथ में खर्चे बढ़ जाते हैं, टैक्स बढ़ जाते हैं, और नतीजा आप पहिया घुमाते रहते हैं पर पहुंचते कहीं नहीं। हमेशा पैसे के लिए काम करते रहते हैं। हाँ, और एक डर रहता है कि कहीं पैसा कम ना पड़ जाए, और साथ ही और ज्यादा पाने की इच्छा भी। इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। ये कहानी तो घर घर की लगती है। बिल्कुल। और दुख की बात यह है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमें पैसे के रूल सिखाता ही नहीं। स्कूल नौकरी करना तो सिखा देते हैं, पर पैसा मैनेज करना, उसे ग्रो करना, ये नहीं सिखाते। और इसीलिए ये रैट रेस चलती रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो फिर इस रैट रेस से, इस चक्रव्यूह से निकलें कैसे? कियोसाकी कहते हैं कि एक बहुत ही फंडामेंटल फर्क समझना होगा, और शायद यही किताब का सबसे बड़ा सबक है ना? हाँ बिल्कुल। वो है संपत्ति, एसेट, और देनदारी, लायबिलिटी के बीच का फर्क। जरा इसका आसान शब्दों में समझाएंगे? देखो, रिच डैड की परिभाषा बहुत सीधी है। संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले। सिंपल। जैसे मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी है, उससे किराया आ रहा है, या कोई स्टॉक है जिससे डिविडेंड मिल रहा है, या आपका अपना बिजनेस जो प्रॉफिट दे रहा है। ये सब पैसा ला रहे हैं, ये एसेट्स हैं। अच्छा, और देनदारी यानी लायबिलिटी? वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे आपकी कार जिसकी आप किश्तें भर रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, मेंटेनेंस करा रहे हैं, या क्रेडिट कार्ड का बिल। और सबसे चौंकाने वाली बात जो कियोसाकी कहते हैं, कई लोगों के लिए उनका अपना घर भी एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। हाँ, क्योंकि उसका लोन, मेंटेनेंस, टैक्स, ये सब पैसा ले जाते हैं, लाते नहीं, जब तक कि आप उसे रेंट पर ना दें या बेचे नहीं। एग्जैक्टली। और अमीर लोग इसी पर फोकस करते हैं, इनकम पैदा करने वाले एसेट्स खरीदने पर, जबकि गरीब और मिडिल क्लास वो अक्सर लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट समझ लेते हैं। यहीं पे सारी गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल। तो रास्ता क्या है फिर? कियोसाकी जोर देते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी पर, पैसों की समझ बढ़ाना। हाँ, और रिच डैड की एक और बड़ी सीख थी। वो कहते थे, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। ऐसी जॉब्स या ऐसे मौके ढूंढो जहां आपको कुछ सीखने को मिले, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग। ये स्किल्स बाद में बहुत काम आती हैं। और वो सोच बदलने वाली बात भी तो है। मैं ये खरीद नहीं सकता की जगह ये पूछना कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। हाँ, ये सवाल ना आपके दिमाग को दौड़ाता है, समाधान खोजने पर मजबूर करता है, और साथ में थोड़ी बहुत अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, मार्केट कैसे काम करता है, टैक्स के बेसिक नियम, ये सब समझना भी जरूरी है। कियोसाकी ने एक और कॉन्सेप्ट दिया है कैश फ्लो क्वाड्रेंट का, ESBI। ये क्या है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो पैसे कमाने के तरीकों को 4 हिस्सों में बांटते हैं। ई मतलब एम्प्लॉय यानी कर्मचारी, एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस ओनर, जैसे डॉक्टर, वकील या छोटी दुकान वाला। ये दोनों आते हैं लेफ्ट साइड में। यहाँ आप अपना टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं। आपकी कमाई आपके काम करने पर डिपेंड करती है। हाँ। आप काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। बिजनेस ओनर, जिनका एक बड़ा सिस्टम होता है जो उनके लिए काम करता है,
भले ही वो खुद वहां मौजूद ना हो। और आई मतलब इन्वेस्टर, यानी निवेशक, जहां आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाता है। अच्छा, तो कियोसाकी कहते हैं कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए लेफ्ट साइड ई और एस से राइट साइड बी और आई की तरफ जाना जरूरी है। एग्जैक्टली क्योंकि बी और आई क्वाड्रेंट में आपकी कमाई सिर्फ आपके टाइम पर निर्भर नहीं करती, वहां सिस्टम या पैसा आपके लिए काम करता है। कमाई की संभावना भी ज्यादा होती है। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। कई रुकावटें भी तो आती होंगी। हाँ, रिच डैड ने उनका भी जिक्र किया है, जैसे पैसा डूबने का डर, लोगों का शक करना, अरे ये सब नहीं चलता, आलस, बुरी आदतें जैसे पहले खर्च कर देना बाद में बचाना, और ईगो मतलब अहंकार। तो इन सब से निपटना भी जरूरी है। बिल्कुल, डर सबको लगता है, पर जरूरी यह है कि आप रिस्क को मैनेज करना सीखें, कैलकुलेटेड रिस्क लें और डर के बावजूद एक्शन लें, आलस और बुरी आदतों को पहचान कर बदलें। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं, किसी को अगर शुरुआत करनी हो? सबसे पहले अपने फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना शुरू करें, किताबें पढ़ें, सीखें। फिर छोटी शुरुआत करें, जरूरी नहीं कि बड़ा इन्वेस्टमेंट ही हो। फोकस एसेट्स बनाने पर रखें, लायबिलिटीज कम करें, अपनी इनकम और खर्चों का हिसाब रखें, और सबसे जरूरी, सीखते रहें और लगातार एक्शन लेते रहें। सही कहा, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसे अमल में लाना पड़ेगा। बिल्कुल, सही माइंडसेट और लगातार एक्शन यही फर्क पैदा करता है। तो रिच डैड पुअर डैड एक तरह से एक वेकअप कॉल है, एक चेतावनी भी और एक रास्ता भी दिखाती है। बिल्कुल। और मेन मैसेज यही है कि भाई ऐसी संपत्ति बनाओ जो इनकम जनरेट करे, ताकि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहें। हाँ, और मैं एक फाइनल थॉट छोड़ना चाहूंगा। सिर्फ एसेट बनाने से भी एक कदम आगे बढ़कर सोचें, ये समझें कि पैसे के लिए काम करने यानी ईएस क्वाड्रेंट और अपने लिए सिस्टम या पैसे से काम करवाने यानी बीआई क्वाड्रेंट के बीच का जो फंडामेंटल फर्क है, वो आपके करियर चॉइस, आप कौन सी स्किल्स सीखते हैं, इस पूरे नजरिए को कैसे बदल सकता है। इस पर सोचने से शायद कई नए दरवाजे खुल सकते हैं।